चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो सबसे पहले समझो ऑप्शन स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो देखो, ऑप्शन स्ट्रेटेजी हम कहते हैं ऑप्शन के साथ स्ट्रेटेजी बनाने को। ठीक है, आपने एक कॉल लिया, साथ में एक पुट ले लिया, ऑप्शन स्ट्रेटेजी है। सिर्फ कॉल लिया और कुछ नहीं लिया तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी नहीं है। यानी ऑप्शन के साथ जब आप दो चीज़ें एक साथ करते हो तो उसको स्ट्रेटेजी कहा जाता है। और स्ट्रेटेजी बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है, पर प्रॉफिट भी कैप हो जाता है। अब मार्केट, मुझे एक बात बताओ, डेली एक जैसी चल सकती है क्या? नहीं, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी, कभी साइडवेज जाएगी। तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी ना हर एक ऑप्शन के डायरेक्शन को देखकर डिप्लॉय की जाती है। यानी कि आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजी अलग अलग माहौल में डिप्लॉय करने के लिए मिलती हैं। आप माहौल को समझकर स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी का फायदा ये है कि ऑप्शन स्ट्रेटेजी से आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, इसलिए ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। अब ऑप्शन स्ट्रेटेजी को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो ऑप्शंस के प्रीमियम हैं उनके पीछे कौन सी चीजें काम करती हैं। आप देखते हो कि आप प्रीमियम को ट्रेड करते हो तो प्रीमियम बहुत ड्रास्टिकली ऊपर और नीचे जाते हैं, तो उनके पीछे का जो लॉजिक है, जो मैकेनिज्म है, वो समझते हैं। ठीक है, तो जो प्रीमियम को इम्पैक्ट करती हैं चीजें वो होती हैं ऑप्शन ग्रीक्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है। ठीक है, तो देखो, ऑप्शन ग्रीक में कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं। सबसे पहले डेल्टा, दूसरा गामा, तीसरा वेगा और चौथा थीटा। ठीक है, ये चार मेजर टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज की जाती हैं ऑप्शंस में। अब ये चारों की चारों इम्पैक्ट डालती हैं प्रीमियम के प्राइस पे, और जो प्रीमियम है इनकी वजह से वो मूव करता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि डेल्टा का क्या काम होता है। देखो, ये जो डेल्टा है ना, ये अंडरलाइंग एसेट्स में चेंज होने पर प्रीमियम जो चेंज होता है उसके इम्पैक्ट को बताता है। यानी कि अंडरलाइंग एसेट्स में जितना चेंज होगा उसकी वजह से प्रीमियम में कितना चेंज होगा, ये कौन बताता है? डेल्टा बताता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लेते हैं कि ये निफ्टी है, ठीक है, और निफ्टी का करंट भाव है 22,500। ठीक है, अब ये जो निफ्टी है ये अंडरलाइंग एसेट्स है ना। अब निफ्टी पे आप देखोगे कि आप निफ्टी को एनालाइज करके कॉल या पुट बाय कर लोगे। तो ये जो कॉल और पुट है, मान लेते हैं इसका प्रीमियम चल रहा है 100 रुपीज। ठीक है, ये प्रीमियम की वैल्यू है। तो आप देखते हो कि प्रीमियम भी तीन तरह के होते हैं, एक इन द मनी, एक एट द मनी और एक आउट ऑफ द मनी। ये तीन तरह के प्रीमियम आप देखते हो मार्केट में होते हैं। अब यहां पर सवाल ये है कि जो निफ्टी है, निफ्टी यहां से अगर मान लेते हैं 100 पॉइंट ऊपर जाती है तो क्या ये तीनों के तीनों प्रीमियम एक बराबर बढ़ेंगे या कोई कम या कोई ज्यादा बढ़ेगा? तो जवाब है कोई ज्यादा बढ़ेगा, कोई कम बढ़ेगा। तो ये जो डेल्टा है ना, यही मेजर करता है कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर बढ़ेगी तो उसकी वजह से प्रीमियम कितना बढ़ेगा। ठीक है, अब यहां पर समझो कि जो एट द मनी का डेल्टा होता है कॉल साइड पे, उसका डेल्टा होता है 1 आईटीएम। तो आईटीएम का डेल्टा कितना होता है? 1। एट द मनी का डेल्टा कितना होता है? शाबाश, 0.50। एंड इसके बाद रिड्यूसिंग वे में ये चलता है, हर 100 पॉइंट पे डेल्टा 0.10% रिड्यूस हो जाता है। तो यहां पर मैं मान लेता हूं इसका डेल्टा है 0.40 एग्जाम्पल के लिए, और इसके अगले 100 पॉइंट में डेल्टा फिर से 0.10 रिड्यूस हो जाएगा। आ रहा है समझ में? पक्का? अब समझो कि डेल्टा का इंपैक्ट इन सारे प्रीमियम पे कैसे पड़ेगा। तो ये जो इन द मनी कॉल ऑप्शन है, जब निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो यहां भी जो प्रीमियम की वैल्यू है वो 100 पॉइंट से बढ़ेगी। यानी यहां पर ये जो इन द मनी प्रीमियम है ये कितना बढ़ जाएगा? 100 पॉइंट्स ये भी बढ़ जाएगा। जिसकी वैल्यू 0.50 है ये बढ़ेगा 50 पॉइंट्स, और जिसकी वैल्यू 0.40 है ये बढ़ेगा 40 पॉइंट्स। आ रहा है समझ में? तो इन द मनी सबसे ज्यादा क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसका डेल्टा 1 होता है। आ रही बात समझ में? सिंपल है। पुट का उल्टा कर लेंगे हम। अगर हम पुट के डेल्टा की बात करें तो इन द मनी
-1 होता है, एट द मनी 0.50 होता है माइनस, और OTM अगेन 0.40, और रिड्यूसिंग वे में इसी तरह से कर लेना। तो जब मार्केट नीचे जाएगा तो पुट की वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर मार्केट 100 पॉइंट्स नीचे जाता है तो ये जो पुट की वैल्यू कितनी बढ़ेगी, ये 100 पॉइंट से बढ़ेगी, ये 50 पॉइंट से बढ़ेगी, और ये 40 पॉइंट से बढ़ेगी। ठीक है, सबको समझ में आया? यहां पर किसी का कोई डाउट है पूछ लो, क्लियर है? तो मुझे मेरी जानकारी के लिए बताओ कि अगर मार्केट निफ्टी यहां से मान लेते हैं 200 पॉइंट बढ़ती है, तो 200 पॉइंट बढ़ने पर जो इन द मनी प्रीमियम है वो कितने पॉइंट बढ़ेगा? वेरी गुड। और आउट ऑफ द मनी कितना बढ़ेगा? शाबाश, आ गया समझ में सबको? तो प्रीमियम कैसे बढ़ते हैं इसका एक टेंटेटिव आइडिया आपको मिल जाएगा, है ना? क्योंकि अभी तक तो आपको पता ही नहीं था कि कितना मार्केट ऊपर जाती है तो किस हिसाब से प्रीमियम बढ़ते हैं। तो ये पहली चीज़ है जो आपको समझ में आई। आ रहा है सबको समझ में? भाई आप लोग यही तो पूछते हैं कि स्ट्राइक कैसे सेलेक्ट की जाती है। आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक को तब तक सेलेक्ट नहीं करना है जब तक वॉलेटाइल स्क्रिप्ट ना हो, और जब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो पैसा भी बनेगा। यानी यहाँ पे एक क्रक्स देता हूँ आपको, जब भी वॉलेटिलिटी हाई होती है तो आपको OTM कॉल खरीद के पैसा बन सकता है, OTM कॉल पुट खरीद सकते हैं। और जब लो वॉलेटिलिटी होती है यानी कि ये बाय कर सकते हैं आप, तो जब भी वॉलेटिलिटी हाई होगी हम OTM कॉल को खरीद सकते हैं, और जब भी वॉलेटिलिटी लो होगी हमको ITM कॉल को खरीदना चाहिए। ये तो एक खरीदी की बात। अब बेचना कब है? देखो हाई वॉलेटाइल जब मार्केट होता है ना तो आपको ऑप्शन को बाय करना है, और जब लो वॉलेटाइल होता है ना तो ऑप्शन को सेल किया जाता है। आ रहा है समझ में? ये ऑप्शन के क्रक्स बता रहा हूं आपको। तो वॉलेटिलिटी का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया क्या है? इसके बिना कुछ नहीं है ऑप्शन। अब वॉलेटिलिटी जब आएगी ऑप्शन खरीद के पैसा बनेगा, और वॉलेटिलिटी नहीं आएगी तो ऑप्शन बेच कर पैसा बनेगा। ठीक है, तो आप जब डिसीजन मेकिंग करते हैं स्ट्राइक सिलेक्शन का तब भी वॉलेटिलिटी से होता है, जब आप सिलेक्शन करते हैं ऑप्शन को बाय या सेल करने का वो भी वॉलेटिलिटी से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं थीटा की, जो टाइम के बारे में बताता है हमको। थीटा यानी टाइम वैल्यू। तो इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। देखो टाइम वैल्यू क्या होती है बेसिकली, आपको जब मैंने आपको बताया था कि जो प्रीमियम है दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा होता है टाइम वैल्यू। ये हम सब ने पढ़ा था, करेक्ट है? अब जब हमने पढ़ा था तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं प्रीमियम 100 रुपये है और इसका ब्रेकअप करते हैं हम, तो मान लेते हैं इसमें 50 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू है और प्लस 50 रुपये की इसमें टाइम वैल्यू है। तो ये जो टाइम है ना, हर एक प्रीमियम में एक टाइम वैल्यू होती है। अब इसको आप इंटरेस्ट कॉस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, इसे टाइम वैल्यू भी बोल सकते हो। अब समझने वाली बात यह है इसमें कि अब ये जो टाइम है किस तरह से इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शंस के लिए। ऑप्शन में देखो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइम। आज तारीख है 2 जून 2024 और 2 जून 2024 12:30 बज रहे हैं अभी। क्या ये दिन कभी हमारी जिंदगी में दोबारा लौट के आएगा? नहीं आएगा। तो जिस तरह से बीता हुआ टाइम लौट के नहीं आता है, उसी तरीके से जो ऑप्शन में प्रीमियम होता है, प्रीमियम में जो टाइम का कंपोनेंट होता है वो भी एक बार डीके होने के बाद वापस नहीं आता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये जो हमने ऑप्शन खरीदा है इसकी एक्सपायरी है अगले बृहस्पतिवार को, थर्सडे को। तो थर्सडे को जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा तो जो टाइम अलॉट किया गया था इस कॉन्ट्रैक्ट में, जो टाइम वैल्यू थी वो एग्जाम्पल के तौर पर 0 हो जाएगी एक्सपायरी वाले दिन। तो ये 50 रुपये हमने एज्यूम किया है अपने एग्जाम्पल में, तो ये 50 रुपये एक्सपायरी वाले दिन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक बात तो तय है ना कि ये जो 100 रुपये हैं इसमें से जो 50 रुपये हैं इनको 0 होना ही होगा। और यही सबसे बड़ा रिस्क है टाइम वैल्यू का बायर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बायर के लिए ये ऑपोजिट काम करता है। पर अगर ये 0 होगा और बायर की जेब से जाएगा तो किसके लिए फेवर में काम कर रहा है? सेलर के लिए। तो सेलर क्यों ऑप्शन सेल कर रहा है?
टाइम वैल्यू खाने के लिए। तो टाइम वैल्यू बायर के अगेंस्ट में काम करती है और सेलर के फेवर में काम करती है, और ये अटल सत्य है कि ये टाइम वैल्यू जीरो होगी जो उसका डेफिनेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसीलिए सेलर जो सेल करता है ना लो वॉलेटिलिटी में, इसलिए करता है क्योंकि लो वॉलेटिलिटी में मार्केट का डेल्टा तो बढ़ता नहीं है, मार्केट वहीं खड़ा है, टाइम वैल्यू गिर रही है, और वो किसकी जेब में जा रही है? सेलर की जेब में जा रही है। आ रही है ना बात समझ में? तो टाइम की इंपॉर्टेंस समझे। अब दूसरी चीज समझो, मार्केट को टाइम भी करना लगभग असंभव होता है। अब दो चीजें, इसका क्रक्स मैं बता रहा हूं आपको कि टाइम वैल्यू को आप ऑप्शन में कैसे फेवर में ले सकते हैं, ज्यादातर प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे निकाल सकते हैं। कल मंडे का दिन है, 3 तारीख है, 3 तारीख को मार्केट ओपन होगी। क्या आप बता सकते हैं मार्केट कहां तक जाएगी? 10:30 पे मार्केट कहां जाएगी? किसी को कोई नहीं पता। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और लंबा कर देता हूं। 5 साल बाद मार्केट किस लेवल पे होगी? एक फिगर दे दे टेंटेटिव, 50,000 बोल दें, 50,000 पे होगी निफ्टी, ये हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। 5 साल में किसी भी चीज को प्रेडिक्ट करना आसान है, 5 दिन में किसी भी चीज को प्रेडिक्ट करना कठिन है। तो ऑप्शंस में ना जितनी लंबी स्ट्राइक लोगे, यानी जितने टाइम के साथ स्ट्राइक का सिलेक्शन करोगे, आपका रिस्क उतना ही कम हो जाएगा। तो जब भी आप ऑप्शंस करते हो कोशिश करो कि वो लंबी एक्सपायरी के ऑप्शंस हो जिसमें चांसेस ज़्यादा हो आपके जीतने के, क्योंकि टाइम वैल्यू ज़्यादा होगी। अब कई बार क्या होता है, मान लेते हैं कि आपने वीकली एक्सपायरी में काम किया और आपका टारगेट तो आ रहा है पर मंथली बेसिस पे आ रहा है, आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आपने पोजीशन बनाई थी वो तो ज़ीरो हो गई ना, क्योंकि आपका टारगेट तो आया पर तब नहीं आया जब आपने खरीदा था, क्योंकि मार्केट को टाइम करना संभव होता है। इसीलिए जब आप लंबी एक्सपायरीज लेते हैं ना तो ये चीज़ें आपके फेवर में काम करती हैं। तो क्रक्स क्या है ऑप्शन का? जब भी ऑप्शन खरीदो मंथली वाले खरीदो, वीकली वाले ज़्यादा रिस्की होते हैं, यही मतलब हुआ। और अगर पॉसिबल हो तो 2 महीने बाद के खरीदो। अगर आपको ये लगता है मेरा 2 महीने में टारगेट आएगा, तो समझदारी तो ये है कि 2 महीने बाद के ऑप्शन लेने चाहिए, समझ रहे हो? वैसे तो अपने आप को पूरी तरह से हेज करके ऑप्शन करना चाहिए, क्योंकि ये किसी का सगा नहीं होता। बट अगर आप इतने समझदार हैं, आपका एनालिसिस इतना एक्यूरेट होता है, तो बिल्कुल करना चाहिए और टाइम के फेवर के साथ करना चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी क्वांटिटी टाइम के फेवर के साथ अगर आप करेंगे तो जीतने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छे से आ रही है? तो टाइम की इंपॉर्टेंस समझ में आई आपको? ठीक है। अब ये टाइम कैलकुलेट कैसे करते हैं अगर वो देखना है तो मैंने आपको बता दिया था कि ये एग्जांपल में हमने 50 रुपए का प्रीमियम में टाइम वैल्यू मानी है अपनी, और मान लेते हैं कि एक्सपायरी में 7 दिन का समय है, तो नंबर ऑफ डेज है ये, तो 7.15 मान लेते हैं, ये टाइम वैल्यू आ गई एक दिन की, 1 डे की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन में ये डीके करेगा 7 रुपये 15 पैसे अप्रॉक्स। तो ये जब डीके करेगा तो आप क्या करोगे? आपको पता है कि मेरे प्रीमियम में से ये वैल्यू तो इरोड हो जाने वाली है, डीके हो जाने वाली है, तो आपको अपना रिस्क पता चलेगा, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं और आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद
मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।